क्लास अच्छा लग रहा है जी। इसी 90 दिन में हम लोगों को सिलेबस पूरा फाइनल करना है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब जो इम्पोर्टेंट है वही, ठीक है। आपको 6-7 दिन के बाद में पीडीएफ मिलेगा, मैंने जो बोर्ड एग्जाम में जो पूछने वाला है वीवीआई प्रश्न का, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ मिलेगा, मोबाइल पे जाएगा, कहिएगा तो प्रिंट आउट देना पड़ेगा। प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है ना गेस एक होता है, गेस, ठीक है, वही गेस बना दिया गया है, ठीक है। गेस वही है, पिछला 2 साल से गेस वही चल रहा है, बस थोड़ा सा उसमें परिवर्तन वगैरह कर दिया जाता है, 2-4 को परिवर्तन कर दिया जाता है, वही जो है आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। लगभग उसमें समझिए कि मैथ के गेस में आपको क्वेश्चन मिलेगा लगभग 150 के आसपास में क्वेश्चन रहेगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई है। अगर आप उस 150 क्वेश्चन को रट्टा मार जाते हैं, रट्टा मारने का मतलब हो गया कि आप उसको अगर पूरा रिवीजन कर लेते हैं, तो उसमें से अगर नहीं आएगा तो समझिए कि उस पर आधारित प्रश्न तो जरूर आएगा। हाँ, सूत्र वही रहेगा, फॉर्मूला वगैरह सब कुछ वही रहेगा, विधि विधिवत रूप सब कुछ वही रहेगा, बस अंक वगैरह बदल दिया जाएगा, उसका थोड़ा बहुत शब्द वगैरह बदल दिया जाएगा। जैसे एक वो आपका 3.45 में है ऋतु, ऋतु की जगह पे कभी मनीषा बैठा देता है, कभी कुछ, कभी ए और बी बैठा देता है, बात समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह प्रश्न मिल सकते हैं, तो ये वीवीआई प्रश्न आपको दिया जाएगा, आपको पीडीएफ में मिलेगा, ठीक है। सब्जेक्टिव है, सब सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तो बताना पड़ेगा ना भाई, नहीं तो एग्जाम में जाके तुम लोग, कहने का मतलब अगर ऑब्जेक्टिव हम शॉर्टकट में नहीं बताएंगे तो एग्जाम में जाके तुम लोग बड़का बड़का विधि बनाने लगेगा। अब मान लो पूछ दिया ऑब्जेक्टिव, अब तुम बड़का विधि बनाएगा, तुम्हारा तो समय 45 मिनट का ना है, तो डूब जाएगा सब उसी में। इसलिए एकदम ओएमआर भरने का 45 1 घंटा 15 मिनट, शायद 45 मिनट ऐसा ही रहता है, मैथ का उतना ही रहता है, ठीक है। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का एक्सरसाइज है, आज दिन में कौन सा दिन है जी, दूसरा दिन हो गया ना, 90 डे का आज दूसरा दिन है। चलिए तो डायरेक्टली हम प्रश्न से शुरू करते हैं, ज्यादा बकवास नहीं। एक प्रश्न है, यदि भाग एल्गोरिथम कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम, ठीक है, यदि कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू आर, ए बराबर बी क्यू आर प्लस, मैंने ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं उसमें आपको ए बराबर 72 दिया गया है, ठीक है, क्यू बराबर 8 दिया गया है, क्यू बराबर 8 दिया गया है, उसके बाद आपको तथा आर इक्वल टू, आर बराबर जो है कि 0 दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है जी, बी का मान ज्ञात करें, बी का मान ज्ञात करें। बहुत ही आसान प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है 2023 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है जी, 2023 में ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, बस मान बैठा देना ना जी। अच्छा, आपको ऑप्शन दिया गया है, थोड़ा ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन आपको दिया है 9, 8 दिया है, ठीक है जी। उसके बाद आपको सी दिया है 7, और डी बराबर जो है आपको दिया गया है 4। अब बताइए क्या होगा, एकदम पक्का। चलिए लॉक किया जाए तब इसको। दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, ये जो हम बता रहे हैं ना, सिर्फ एक अध्याय का ही ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, कल से दूसरा अध्याय शुरू करेंगे, आज एक अध्याय का ही ऑब्जेक्टिव देखिए। चलिए चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न है, कह रहा है, ठीक है, कि 192, प्रश्न है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है,
2 का घातांक क्या है, 2 का घातांक, 2 का घातांक क्या है। इस तरह प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 2 का घातांक जो है कितना है। अगर ऑप्शन में a बराबर 2 दिया है, ठीक है जी, बी में आपको दिया है 3, सी में दिया है आपको ऑप्शन में 6 दिया है, और डी में आपको दिया गया है 5। बताइए कैसे ज्ञात करेंगे। 6 होगा। अच्छा, ज्ञात करने का विधि देख लो, बाकी इसके बाद अब इस टाइप का प्रश्न नहीं देखा जाएगा ना। क्या करेंगे, 192 जो है उसको गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। अभाज्य गुणनखंड बोला है ना जी, तो 2 से तोड़ेंगे, ये ना करेंगे। अब इसके गुणनखंड करने के बाद देखा जाएगा कि 2 कितना बार आ रहा है, अधिकतम 2 कितना बार है, जितना बार आ रहा है उस पर ला करके टिक कर देंगे। दैट्स ऑल। बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है। हालांकि इसका आंसर जो है सी होगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे। तीसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है अब, ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 2 लगातार, प्रश्न है 2 लगातार सम संख्या का मौसम होता है। बताइए, अगर 2 लगातार सम संख्या है, 2 लगातार अगर सम संख्या है तो उसमें जो है मौसा क्या होगा। तो एक ही बात याद, 2 को लगातार अगर सम संख्या जो होता है वो कितने के बाद आता है, एक का आतर दे के आता है ना, माने एक को गैप दे के आता है। जैसे 2, 3 को छोड़ करके 4, 4, 5 को छोड़ करके 6, 6, 7 को छोड़ करके, तो ये ऐसा ही ना लगातार हुआ। तो ये जो 2 लगातार सम संख्या होते हैं, ठीक है, इनका कभी भी अगर मौसा होगा तो वो ऑप्शन मतलब कि 2 ही होता है। बस समझ में आ गया, ठीक है। जैसे 2 और 4, 6 और 4 में 2 कॉमन है ना जी, 8 और 4 2 कॉमन है। 8 और 4 हालांकि होगा नहीं, क्योंकि लगातार थोड़े ना है, उसमें बीच में कुछ 6 तो आ रहा है कि नहीं। तो क्या समझे कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा जब भी होगा तो कितना होगा, 2 ही होगा। बात कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। अब चलिए फिर आगे एक प्रश्न है। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है कि यदि 4 में कह रहा है कि यदि P और Q, ठीक है, यदि P और Q अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है जी। कह रहा है कि यदि P और Q जो है अभाज्य संख्या है तो P का Q और फिर Q, ठीक है, एवं P स्क्वायर Q का मौसा होगा। बताइए इसमें क्या हो सकता है। कह रहा है कि यदि P और Q अभाज्य संख्या है, मैंने मान लेते हैं ये 2 और 4 मान लेते हैं, चाहे 6 और 7 मान लेंगे ना, 9 और 3 मान लेंगे, ये अभाज्य संख्या है, तो इसमें Q एवं P स्क्वायर Q का मौसा क्या हो सकता है। बताइए कुछ मालूम नहीं चल रहा है, एकदम आसान है भैया। देखो यहाँ पे P का Q है Q, ठीक है, और यहाँ पर P का स्क्वायर और Q, इन दोनों में देखो कि कॉमन क्या है। नहीं, कैसे, इसमें भी Q है उसमें भी Q है। कॉमन देखिए क्या है, कॉमन हम बता रहे हैं आपको कॉमन क्या है। इसमें का अगर P Q है, माने P स्क्वायर Q है, और यहाँ पे क्या है P Q, तो अगर यहाँ पे हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, P Q बच जाएगा। इसका मतलब कि मौसा हमारा क्या होगा, P स्क्वायर Q होगा। कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ में आ गया कि नहीं आया। अगर अब मान लो अब इसी प्रकार से प्रश्न दिया है और यहाँ पर यहाँ गला थोड़ा खराब है, ए स्क्वायर बी दिया है, सॉरी ए क्यू बी दिया है, और उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर ए फोर बी दिया है, तो बताइए इन दोनों का मौसा क्या होगा, तो ए क्यू बी हो जाएगा इसका आंसर। बस समझ रहा है ना, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 3 है, तो सबसे कम वाला को कॉमन खींचेंगे ना, तो बाकी वहां पे बच जाएगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, मौसा। कोई दिक्कत। अब इस टाइप का प्रश्न आगे समझ जाइएगा ना, आप छापते चलिएगा इसको घर पे जा करके, ठीक है, घर पे जा करके वीडियो देख करके आप इसको उतारते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है
आगे प्रश्न है, यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है और पूछा गया है कि √81/2 एक संख्या है, बताइए कौन सी संख्या होगा ना, ये कौन सी संख्या होगा। हालांकि ऑप्शन के हिसाब से इसमें आंसर मानना रहता है। एक परिमेय संख्या दिया गया है ना जी, बी नंबर में दिया है अपरिमेय संख्या दिया है, बात समझ आ रहा है, ठीक है। सी नंबर में दिया है पूर्णांक दिया गया है, पूर्णांक संख्या दिया गया है, और उसके बाद डी में दिया गया है आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा, आसान है। क्यों परिमेय होगा, क्योंकि 81 का पूर्ण वर्गमूल हो जाएगा, 9/2 आंसर हुआ, तो इसलिए हमारा ये क्या होगा, परिमेय संख्या होना तय है। कोई दिक्कत, मिटाया जाए, अब इसको मिटा दिया जाए जी। अरे घर पे जाके उतारते रहना जी, अरे कैसे सजेस्ट कर लेना, मिटाए। कॉल वाला वीडियो डल गया है ना, छाप लिया है लोग। अच्छा, एक प्रश्न आप लोगों को हम जब क्लास स्टार्ट करते हैं तो शुरू में ही बता देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे प्रश्न है कि एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या का योग होता है, क्या होता है बताइए, क्या होता है, अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता माने अपरिमेय संख्या होता है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब समझिए एक प्रश्न और है, प्रश्न ये है कि अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा बताइए। कह रहा है कि अशून्य परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणनफल, अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको परिमेय संख्या दिया हो या अशून्य के मतलब क्या होता है, शून्य नहीं। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है, 2023 का प्रश्न है ही। अशून्य मतलब कि शून्य, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा क्या होता है, जब भी होगा तब अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है जी। दिखाई दे रहा है जी, दिखाई दे रहा है ना। चलिए तो आगे देखते हैं हम। एक प्रश्न और है इसमें से, प्रश्न ये है कि कह रहा है, ये आपका 8वां नंबर ना, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या में परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है जी। निम्नलिखित संख्या में परिमेय संख्या है और आपको ऑप्शन में दिया गया है √64 प्लस √36। बी नंबर ऑप्शन में आपको दिया गया है √25, ठीक है जी, जोड़ √25, ठीक है जी। उसके बाद सी नंबर में आपको दिया गया है, ठीक है, √49 जोड़ 49, और डी नंबर ऑप्शन में आपको दिया गया है, ठीक है, √36 जोड़ 36। बताइए इन कौन होगा, ए नंबर एकदम तय है। 64 और 36 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना जी, 100 होता है और 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए क्या ये होगा, नहीं होगा। √50 ये नहीं होगा। 49 हो सकता है, नहीं ये हो सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन लॉक किया जाए, ए को लॉक किया जाए। चलिए अब 9वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ यहां पर देखिए, अब प्रश्न ये है कि निम्न संख्या में
किसका किसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, और ऑप्शन आपको ए में दिया गया है 2/15, 2/15। बी में आपको दिया गया है 11/160, 11/160। और सी में दिया गया है 17/60 है। और डी में आपको क्या दिया गया है 6/35। बताइए इसमें किसका दशमलव प्रसार जो है कि शांत होगा, है बताइए बताइए। बी नंबर सही तो ये भी है, लेकिन अगर हम शुरू से जाएंगे तो हमारा आंसर जब बी में ही बैठा गया है तो सी की तरफ हम क्यों देखें। बस मेरा ना, इसमें भी 2-5 आ रहा है, इसमें भी 2-5 आ रहा है, लेकिन हमको अगर ऑप्शन बी ही सही, मतलब कि बी ही जो है राइट दिखाई दे रहा है, तो सी की तरफ हम आंख उठा के काहे देखेंगे। बस मेरा ना, कंफ्यूजन कुछ भी हो सकता है। आप सी पे मारिएगा तो गलत हो जाएगा, सी पे आंसर जो मारिएगा ना तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर कहेगा कि ससुरा तुमको बी दिखाई नहीं दिया था कि इसको टॉप के सी पे आ गया है ना, इसलिए हमारी ये क्या है, बी नंबर ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। अब देखिए एक प्रश्न और देखते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है जी, यहाँ पे अगर लिखेंगे तो ठीक रहेगा ना, दिखाई देगा। चलिए आगे देखते हैं। एक प्रश्न ये भी है, देखिए कह रहा है, ये जितना प्रश्न हम बता रहे हैं ना आपको 2023 में पूछा गया प्रश्न बताया रहा है। ठीक है, कह रहा है यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, कह रहा है कि यदि Q जो है एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्न में से ठीक है, तो निम्न में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। ठीक है, और आपको ऑप्शन में जो है कि दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है 8Q + 1 दिया गया है। बी नंबर ऑप्शन में आपको दिया गया है 8Q + 4 दिया गया है। और सी नंबर में दिया गया है 8Q + 3 दिया गया है। और डी नंबर में दिया गया है 8Q + 7 दिया गया है। बताइएगा आंसर इसका, बताइए लो बबुआ, क्या इसका आंसर हो सकता है आपके नजरों में? कुछ पता लग रहा है? एक बात सुनिए, यहां पर आपको देखा जाता है यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। विषम पूर्णांक नहीं है यानी कि सम पूर्णांक होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, सम पूर्णांक होना चाहिए। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा। अगर मान लेते इधर देखो, अच्छा देखा किसको जाता है, लास्ट वाला देखा जाता है कि सम संख्या है कि विषम संख्या। आर का जो मान होता है ना, मतलब क्वेश्चन इसी पर बैठता है, ए बराबर BQ + R। तो ये जो बबुआ आर का मान होगा, अगर सम संख्या है तो धनात्मक सम संख्या, धनात्मक सम पूर्णांक हो जाएंगे, विषम संख्या है तो धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएंगे। बात पल्ले लग रहा है कि नहीं लग रहा है? समझ में आ रहा है ना जी? क्या कहेंगे, देखिए आर का मान ही देखना है हमको। अब देखो इसमें आर का मान विषम संख्या, आर का मान विषम संख्या, आर का मान विषम संख्या, बच कौन गया, 4, यही ना बच रहा है, बी नंबर, यानी कि बी नंबर ही हमारा क्या है, सही है। कोई दिक्कत? बोलो जोर से, आगे बढ़े। चलिए तो आगे की तरफ रुख करते हैं अब। चलिए अब देखिए, ये 10 हो गया था ना, 11 नंबर, 11 नंबर प्रश्न में है कि आपको मान लीजिए इस तरह प्रश्न देगा और यहाँ पे 2m दे दिया है + 2n दे दिया गया, 5n, सॉरी
5n दे दिया गया है। ठीक है, इस तरह का प्रश्न आपको दे दिया, हालांकि यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा, गुणा रहेगा, ये गलती से लिखा गया था। ठीक है, इस तरह की दिया गया है। उसके बाद कह रहा है कि रूप में 0.67, ठीक है, 0.67 को लिखा जा सकता है, ठीक है। और आपको ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है 67/2 का पावर दिया गया है आपको, 0 दिया गया है, गुणे 5 दिया गया है। बी नंबर में आपको दिया गया है 67/2 का पावर आपको दिया गया है 2 और गुणे 5 का पावर दिया गया है 2। सी नंबर में आपको दिया गया है बबुआ 67/2 गुणे 5 और डी नंबर में दिया गया है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दिस। बताइए कौन हो सकता है? बी हो सकता है। अब देखिए कैसे हो सकता है, थोड़ा सा आइए इसको हम विधिवत रूप से भी देख लेते हैं। ये हमारा 67 है, पावर हटाइएगा, मैंने दशमलव हटाइएगा, डबल जीरो बैठेगा, बैठेगा नहीं बैठेगा। अगर हम इसको गुणनखंड करते हैं ना जी, तो क्या हो सकता है, 2 गुणे 2 होगा और गुणे 5 गुणे 5, ये नहीं होगा, 2 दूनी 4, 4 पचे 20 पचे, यानी कि आंसर क्या निकला 67/2 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 2, इसलिए हमारा बी क्या हुआ, सही है। अब इस टाइप का प्रश्न आएगा तो बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी। चलिए आगे की तरफ रुख करते हैं। अब देखिए ये 12 नंबर, आप लोग एक अध्याय को हल्का में ले रहे थे, सोचिए एक अध्याय कितना बड़ा कुछ, बस मेरा ना, अगर 100 गो ऑब्जेक्टिव आता है तो इसका बहुत बड़ा भूमिका रहता है, बस समझा रहा ना, इसका बहुत बड़ा भूमिका रहता है। लोगों को कंफ्यूज करने में सबसे ज्यादा इसी का हाथ है बेचारे का। आइए आगे देखते हैं। एक प्रश्न आपको 9th क्लास से, 0.49 के ऊपर क्या है, रेकड़ी है, मैंने 4/9 के ऊपर रेकड़ी है। और प्रश्न है, इसको तो हम समझिए कि आपको बचपने से बता रहे हैं, बचपन से मतलब हुआ कि हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं ना, हाँ बचपन यही ना है जब स्टार्ट आपको किए थे। इसका का P/Q ना, P/Q रूप में लिखा जा सकता है, कह रहा है कि जहां P और Q कोई पूर्णांक हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे कोष्ठ में करके लिख दिया गया, ठीक है। और आपका ऑप्शन देखिए कितना सुंदर ऑप्शन दिया है बेचारा, ऑप्शन दिया है 49/100 दे दिया गया है। बी नंबर में ऑप्शन आपको दिया गया है क्या, 49/99 दिया गया है, ठीक है। और सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 49/90 दिया गया है, 49/90 है। और वहीं डी में दिया गया है 49/9 दिया गया। आपको बस हर तरीके से कंफ्यूज करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। तो आप क्या कीजिएगा, रेकड़ी जितना पर है उतना ही रहेंगे ना। अगर यहाँ से दशमलव हटाते हैं तो नीचे क्या बढ़ जाएगा 100, उसमें से आंख मूंद के एक घटा लेना है तो 99, यानी कि बी नंबर क्या हुआ, लॉक हो गया। 49/99 हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। बात कोई दिक्कत, अगर इसमें कोई दिक्कत हो रहा होगा तो आपको 10वीं क्लास के जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें आके बैठिए, आराम से एक अध्याय विधिवत रूप से भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है जी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। और जिसको मैंने समीकरण हल करने का ढंग नहीं होगा, प्रतिस्थापन विलोपन, ताकि आप आराम से उसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। अभी उसमें बेसिक क्लासें बस चलाई जा रही है, ज्यादा एडवांस लेवल में नहीं चल रहा है। अब देखो एक प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या दिखाई दे रहा है जी, अपरिमेय संख्या है। आपको ऑप्शन में दिया गया है √49, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है √36 और सी नंबर में दिया गया है √27 और डी नंबर में दिया गया है √16। बताइए कौन अपरिमेय, 27। सी को लॉक किया जाए, क्योंकि इसका वर्गमूल 7 होता है, इसका वर्गमूल 6 होता है, इसका वर्गमूल 4 होता है।
तो ये तो अपने आप में परिमेय संख्या पूर्णांक बन गया। 27 तो ऐसा कुछ है नहीं इसके साथ ना, इसलिए हमारा क्या हुआ, परिमेय अपरिमेय संख्या में कौन आ जाएगा, रूट अंडर 27 जो है हमारा अपरिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है जी, चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए। अब मजा आ रहा है जी, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? चलिए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं दिक्कत है तो। इसको मिटा दें। अच्छा, ये कितना नंबर था, 13 था। चलिए 14 नंबर देखिएगा। मतलब कि एक दिन का 20-25 का टारगेट रहेगा ऑब्जेक्टिव का, जिस दिन मैंने ऑब्जेक्टिव होगा उसी दिन। अगले प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन के बारे में आप जानते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसके बारे में आप जानते कि नहीं जानते? पहले अध्याय में बताया गया था। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की विधि है। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो किसे परिकलित करने का एक विधि है, और आपको ऑप्शन में दिया गया है, मान लीजिए ऑप्शन में दिया गया है लॉसन निकालने के लिए, ठीक है, बी नंबर में दिया गया है मौसा निकालने के लिए, ठीक है जी, सी नंबर में दिया गया है भागफल निकालने के लिए, ठीक है, और डी नंबर में दिया गया है आपको कि क्षेत्रफल निकालने के लिए। बताइए क्या होगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का विधि जो है दो धनात्मक पूर्णांकों के मध्य के बीच में भाग विधि से मौसो यानी कि HCF ज्ञात करने का एगो विधि है। कोई दिक्कत नहीं ना है? शुरू में बताए थे ना, A बराबर BQ प्लस R। मान लीजिए आपका ये शेषफल ये रहा इस तरह ना, अरे एल्गोरिथम है ही, ठीक है, विधि तो वही रहता है ना, उसमें भी तो मौसा ज्ञात ही किया जाता है। लास्ट में जहां पे आपको R का मान 0 हो गया, समझिए कि वही हमारा क्या हो गया, मौसा। बात खत्म, आगे बढ़े तब। चलिए ये भी एक प्रकार का प्रश्न ही था, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी प्रश्न के बारे में देख लिया जाए। अच्छा, इसमें से आपको एक प्रश्न पूछा जाता है, ये आप भी जानते हैं। प्रश्न ये रहता है कि कभी कभी आपको रेकड़ी वाला मान दे देता है, जैसे ये हमेशा से बताते आ रहा है, जैसे 0.9 के ऊपर रेकड़ी है ना, और इसे कहेगा P/Q के रूप में परिकलित करें, और आंसर में कितना नंबर में रहता है, 2 नंबर में रहता है। तो आप बना सकते हैं इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम इसको बना के दिखा देते हैं ना जी। इसमें ऐसे लिखा जाएगा, माना कि 0.9 रेकड़ी इक्वल टू x, या फिर x बराबर लिखा जा सकता है 0.999, इस तरह समीकरण 1। कोई दिक्कत? उसके बाद लिखेंगे कि समीकरण 1 में अब देखिए जितना संख्या के ऊपर रेकड़ी रहता है, 1 के बाद उतना ही 0 लगाया जाता है कि नहीं? तो 10 होगा, 10 से गुणा करने पर, ठीक है, 10 से गुणा करने पर, इसमें क्या करिएगा, 10 से गुणा कर दीजिएगा। अब 10 में 1 से गुणा हो जाएगा तो 10x, और इसमें 10 से गुणा हो कितना हो जाएगा, 9.99, ऐसे होगा ना। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। फिर कहेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, यही ना कहिएगा, 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2 कितना है, 10x इक्वल टू 9.999 ऐसे है ना। दूसरा पहला नंबर है x इक्वल टू 9 ऐसे है ना जी। अब घटाइए ना इसमें से, माइनस माइनस, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9x, इधर हो जाएगा 9, और ये तो कट गया ना,
इसका मतलब कितना हो गया 9x बराबर 9, ये गुणा में है, बराबर को उधर जाएगा तो भागा में, ये कट जाएगा। अब बताइए x का मान क्या आ गया 1, ये हमारा राइट आंसर। कोई दिक्कत? इस तरह आपको 2 नंबर वाले प्रश्न को बनाना रहता है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ पर 9.2 रहेगा तब कैसे गुणा होगा? तब यहाँ पर 100 से गुणा होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तब यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 92/99 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? मिटाया जाए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब दो संख्याओं के बीच में अगर मौसा ज्ञात करना रहेगा तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? बोलो ना जी। दो संख्याओं के बीच में अगर मान लीजिए मौसा लौसा निकालना होगा तो आप निकाल सकते हैं। कल हम आपको ये भी बताए थे कि मान लीजिए दो संख्याओं का इससे गुणनफल दिया गया हो, उसमें मौसा दिया है, लौसा पूछ दिया गया, इस तरह के प्रश्न हम आपको कल बताए थे ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इस पार्ट से जितने प्रश्न आने वाली थी, ठीक है, तो उसको हम क्या किए, टॉपिक वाइज हम उसको खत्म कर दिए। अब अगला पार्ट है हमारे पास दूसरा अध्याय है ना, अगला पार्ट है। हाँ, इसमें मैंने इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न है, जितना टाइप बताया है ना इसी टाइप से ही प्रश्न पूछा जाता है, बहुत सारा प्रश्न है, ठीक है। अब आपको जो इसमें जो बाकी वगैरह लग रहा है वो आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा, आप उस पर अपना मन से टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा पहले पार्ट का, आप अपने हिसाब से अब उस पर टिक लगाते रहिएगा। PDF में आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा, चाहे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अब आगे।